नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल सानी में। तो प्यारे साथियों, आपको इस चैनल पर प्रतिदिन एसएससी जीडी का गणित का पेपर आपको सॉल्व करवाया जा रहा है और आज का हमारा सेट नंबर 5 होगा, जिसमें आपको प्रतिदिन 20 प्रश्न करवाए जाते हैं और प्रत्येक 20 प्रश्न को एक एक एकदम बारीकी तरह से यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपया है, ठीक है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% का छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। देख लो, क्वेश्चन को समझना है। अंकित मूल्य कितना है? 850। यानी जो अंकित मूल्य होता है बढ़ा के लिखा हुआ है 850, उस पर 30% का छूट दिया, ठीक है। फिर भी उसे 15% की हानि हो गया है तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो बाबू, अंकित मूल्य कितना है? 850, ठीक है। 30% का छूट दिया तो बेचेगा कितना में? 70% में, ठीक है। 70% यानी 850 का 70%, ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य, ये मेरा हो गया विक्रय मूल्य। इधर से अगर देखा जाए क्रय मूल्य की तरफ से तो क्रय मूल्य आपका पता नहीं है और बेच रहा है कितना में? 15% की हानि पर, यानी हम कहेंगे 85% पे बेच रहा है, ठीक है। दोनों अगर विक्रय मूल्य है तो दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। एक ही वस्तु की बात हो रही थी, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 50 से ये काट दो, 10 मरतबे में कट गया, यानी क्रय मूल्य जो होगा हमारा कितना हो गया? 700 रुपया। 700 रुपया मेरा कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया। 70 गुने 10 कीजिएगा, 700 रुपया हो गया, ठीक है। ये आपका ऑप्शन 1 नंबर सही है, ठीक है। प्यारे साथियों, अगर आप मुझसे पहले बना रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, ठीक है। क्या है? किसी तय मूल्य किया गया, किसी वस्तु को एक तय मूल्य यानी तय किया गया और बेच दिया गया। इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचता तो 16% की हानि होती है। तो अगर मूल्य यानी कि आरंभिक जो मूल्य तय किया था उस पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो बाबू, क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। और यहाँ लिखा हुआ 4/5, यानी 4/5 की बात करें तो 4/5, ठीक है। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था? 5 था, लेकिन बेचा कितना में है? 4 में। बेचना था 5 में, बेचा कितना में? 4 में। अगर ये 4 रुपया में बेचा, मतलब कहने का मतलब 4 यूनिट में बेचा है, तो इससे कितने की हानि हुआ? 16% का। यानी बेचा कितना में? तो कहिएगा सर 84% में, ठीक है। यानी यहां से ये दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो गया। 4 बराबर 84 हो गया, तो बेचता अगर 5 में तो कितना बेचता? तो 5 बराबर कितना होता है? तो कहिएगा सर 84/4 और गुने 5 कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 1 21, यानी कि 105 हो गया, ठीक है। 105% हो गया। क्रय मूल्य कितना है? 100%। क्रय मूल्य कितना है? 100%। बेच रहा है कितना में? 105%। कितना ज्यादा? 5%। यानी लाभ जो होगा कितने का होगा? 5% का होगा। क्लियर है यहाँ तक? आसान था ना। इसी तरह का प्रश्न आपको जीडी में पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी मैं सेट करवा रहा हूँ, ठीक है, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका जीडी का। क्लियर है यहाँ तक? देखो अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, देखो जरा 3 नंबर आसान प्रश्न है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का लिखा हुआ है ए बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को 12 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। तो जो शेष कार्य बचा है उसको ए अकेले, ठीक है, कितना दिन में करेगा पूछ रहा है, ठीक है। जब ये टाइम एंड वर्क की बात हो, सबसे पहली बात तो टोटल काम निकालिए। कैसे टोटल काम निकलेगा? तो ए बी सी, ये 12 दिन में, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में। ये तीनों का लासा ले लीजिएगा, 12 10 15 का 60। इसी को हम लोग मानते हैं टोटल वर्क, यानी कुल काम। 12 पंजे 60, 10 छक्के 60, 15 चौके 60। यानी ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 6 काम, सी एक दिन में 4 काम। तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन में कर रहा था 15 काम। बोला तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, बोला ना। 3 दिन के बाद बी और सी चला गया, यानी 3 दिन तक तो तीनों मिलकर काम किया। तो एक दिन में 15 काम कर रहा था तो 3 दिन में 45 काम कर लिया। तो जो शेष काम बचा है, कितना बचा है? टोटल 60 था, उसमें से 45 काम हो गया, बचा कितना? 15 काम। ये 15 काम कौन करेगा? ए करेगा। शेष काम को कौन करेगा? ए करेगा। और ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 5 काम। एक दिन में कितने काम कर रहा है? 5 काम।
तो 15 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो कहिएगा सर 3 दिन। कितने दिन लगेगा, 3 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन 2 उठा लेना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन आपको यहाँ पर सेट की व्यवस्था की गई है। ठीक है, देखो 4 नंबर कहता है, एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल की कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः 120, 150 और 130 था। यानी कक्षा 6 में 120, कक्षा 7 में 150, कक्षा 8 में 130 था। ठीक है, बाद में 10 छात्रों की कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया। यानी 10 छात्र कहने का मतलब हुआ कि 10 छात्र आपको कक्षा 6 में और 10 छात्र आपका कक्षा 7 में प्रवेश दिया गया, और 10 छात्र को कक्षा 8 में स्थानांतरित यानी कि निकाल दिया गया है। तो यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन नहीं किया हुआ हो, तो सत्र की शुरुआत और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा। ठीक है, यानी शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या पूछा। तो शुरुआत में छात्र आपका 120 था, 150 था और 130 था। ठीक है, अब अंत में क्या होगा, 120 था, 10 और आ गया, तो अब यहाँ पर 10 और आ गया, हो गया 130। ये 150 था, 10 और आ गया, ये हो गया 160। ठीक है, और ये आपका 130 था, इसमें से 10 चला गया, हो गया 120। अब सबको जोड़ के अनुपात में निकाल देना है। यहाँ जोड़िएगा तो हो गया आपका 0, 5 3 8 2 10 के 0, हाथ में रहा 1, 1 2 3 1 400। बाद में कितना हुआ देखो, यहाँ जोड़िएगा 0 हो गया, 6 2 8 9 10 11, हाथ में रहा 1 हो गया, 1 2 3 1 4। ये दोनों का अनुपात पूछा तो 0 0 कट गया, यानी 40:41, 40:41, 40:41। क्लियर हुआ, आसान है ना। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास का मतलब कमी। प्रत्येक एक जो मशीन है उसका प्रत्येक वर्ष 10% उसका मूल्य में कमी होते जाता है। यदि मशीन का वर्तमान कीमत इतना है तो 2 वर्ष बाद मशीन का कीमत कितना होगा पूछा। ठीक है, तो अब देखो वर्तमान में मशीन का कीमत कितना है, इतना है ना, ये तो वर्तमान में हो गया। अब पहला वर्ष क्या होगा, 10% का कमी होगा, यानी 100% का सामान था, 10% का कमी हो गया तो 90 में बिकेगा। ये पहला साल हो गया। और सेम प्रोसेस क्या होगा, दूसरा साल होगा, क्योंकि 2 साल के बाद पूछा। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिएगा, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ से 400 कट गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 25 और यहाँ पर हो गया 9 9 81, 2 0। इसको गुना कीजिएगा, 25 2 0 तो रहेगा, 25 एकम 25 के 5 हो गया, हाथ में रहा 2, 25 8 200, 200 और 2, इतना रुपया हमारा आंसर हो गया। देख लो किस ऑप्शन में है, तो ये आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप जी जान से इसमें लग जाइए, क्योंकि ये आपका बेस्ट जॉब है। ठीक है, बहुत ही आसान भी है, और इसमें सबसे बड़ी बात है ना, पहले एग्जाम है फिर दौड़ है, तो आपको फाइट करना होगा। आपको पहले एग्जाम क्लियर हो गया तो आप दौड़ आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दिया हुआ है। यदि 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर एक खेत की जुताई की लागत 600 रुपया है, तो खेत की लंबाई पूछ रहा है। अब जरा सा ध्यान देना है, 1 मीटर स्क्वायर, मीटर क्षेत्रफल की बात हो रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर को जोतने में 2 रुपया लगता है, तो टोटल पैसा खर्चा हुआ 600। टोटल खर्चा कितना हुआ, 600, यानी 600 रुपया खर्चा हुआ। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर को जोतने में 1 मीटर स्क्वायर को जोतने में 2 रुपया, तो टोटल 600 रुपया खर्चा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि 300 मीटर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 300 होगा तभी तो खर्चा हुआ 600, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 2 रुपया, तो 300 बराबर 600 रुपया, यानी क्षेत्रफल कितना हो गया खेत का, 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई कितना है 4x मान लो, और चौड़ाई कितना है 3x मान लो, और इतना बराबर 300 आपको दे दिया है। ठीक है, 300 हम निकाल लिए। यहाँ सॉल्व करेंगे
तो ये आपका 3 से कट गया 100, ठीक है। और ये 4 से कट गया 25, ये 4 से कट गया 25, तो यहाँ x गुने एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो गया, तो ये x बराबर हो जाएगा 5। जब x बराबर 5 हो गया तो लंबाई पूछा है, ठीक है। लंबाई पूछा है यानी 4 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ लिख दिया लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई आगे वाला है 4 है, तो 4 का वैल्यू निकालना है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 4 है तो 4 गुने 5 कीजिएगा 20 मीटर। कितने हो गया 20 मीटर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। क्लियर है। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आएगा तो छूटने वाला नहीं है, और एकदम हम कहते हैं ना कि आप एग्जाम क्लियर करके आइएगा। देखो 7 नंबर प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार है 24 रुपया में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेच दिया, यानी 24 रुपया में 10 के हिसाब से 100 पेंसिल बेच दिया। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या है, यानी पेंसिल का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 10 पेंसिल को बेच दिया 24 में, 10 पेंसिल को बेचा 24 रुपया में, तो एक पेंसिल को कितना बेचेगा 24 रुपया 10 पैसा में। तो ये आपका क्या है, आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है क्रय मूल्य, ठीक है। क्या निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। याद रखिएगा क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में होता है 100%। तो ये आपका दिया हुआ है विक्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या बोला 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 का सामान कितना बेच रहा है 120 में, यानी टोटल कहेंगे सर ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दीजिए। अब क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया। विक्रय मूल्य है आपका विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। प्रतिशत के अनुसार जब 20% का लाभ होगा तो बेचेगा कितना, 100 रुपया का सामान 120 में बेचेगा, 100 का सामान कितना बेचेगा 120 में बेचेगा। अब बेच रहा है कितना में 24/10, एक पेंसिल कितना बेच रहा है 24/10। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से गुने क्रय मूल्य कर देना है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 1 शून्य से यहाँ कट गया, ये 10 नीचे आएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये 12 दूनी 24 कट जाएगा, यानी एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो गया 2 रुपया हो गया। कितना हो गया 2 रुपया हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 3 उठा लेना है, ऑप्शन 3 उठा लेना है। समझ में आया। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दुकान 30% और 25% के दो क्रमिक छूट की घोषणा करता है। कितने कितने का 30% और 25% का। तो 1200 क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा पूछ रहा है, यानी शर्ट का दाम कितना है 1200, इस पे दो छूट दिया 30% और 25% का, तो दोनों छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना होगा पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान हो गया, ये मान लो शर्ट का क्रय मूल्य है, ठीक है। बेचेगा पहला 30% का छूट पर, यानी 30 का सामान 70 में बेचेगा, 70% में हो गया, पहला छूट हो गया। और दूसरा छूट की बात करें तो 25% है, यानी 75 में बेचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 शून्य कट गया, 25 दिया, 25 चौका 4 से काट दो 3 मरतब में, यानी 3 दिया 9, 9 गुने 7 630 रुपया, 630 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3। क्लियर हो गया, ठीक है। आसान है ना, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे देखो प्यारे साथियों, आपका जो अगला सवाल है 9 नंबर, ठीक है। ये आपका स्क्रीन पे आ चुका है। फटाक से आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ प्रश्न में कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। बोला 2 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रहा है, 2 वर्ष में 2 गुना हो जाते हैं, तो 4 गुना कितने वर्ष में होगा, ठीक है। तो 2 गुना है यहाँ पर, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 पे पावर स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हो गया 4 गुना हो गया, तो इधर पावर में आएगा, इधर पावर में आता है, तो इधर वर्ष में क्या हो जाता है गुना हो जाता है। यहाँ 2 पे पावर स्क्वायर किए तो 4 हो गया, तो इधर पावर में कितना आया 2, तो वही इसी 2 को इधर आके गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ से आ गया 4 वर्ष। 2 वर्ष में दुगना तो 4 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 3 उठा लेना, यही हमारा आंसर हो गया।
क्लियर है। देखो इस तरह का प्रश्न बहुत ही आसान होता है बनाने में, ठीक है, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो 10 नंबर प्रश्न कहता है कि 6 धनात्मक संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ 12.5। यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चन को समझिए। टोटल कितने हैं? 6 संख्या जिनका औसत दिया, तो यहां से योग निकल जाएगा। टोटल 6 संख्या है, उसका औसत है अगर 12.5, इस पूरे 6 संख्या का योग निकल जाएगा। योगफल बराबर कितना होता है? औसत गुने संख्या, यानी 6 गुने 12.5। 6 गुने 12.5 कीजिएगा, आपका निकल जाएगा योगफल। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा? योगफल निकल जाएगा। तो गुना करते हैं, 6 5 30 के 0, हाथ में रहा 3, अब 12 6 72, 3 75, कितना हो गया? योगफल कितना निकल गया? 75 हो गया। कितने संख्या का? 6 संख्या का योगफल निकल गया। अब जो लैंग्वेज में लिखा है कि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के, यानी पहली संख्या और अंतिम 5 संख्या की बात करें तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन सभी का योगफल का 2/3 है। 2/3 यानी कहने का मतलब है 2/3, यानी इसका ये पांचों का योगफल 3 है, तो पहली संख्या कितना है? 2। अब रेशियो के अनुसार 6 जो संख्या आपका है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस रेशियो के अनुसार योगफल कितना है? 5 है। रेशियो के अनुसार योगफल कितना है? 5 है। प्रश्न के अनुसार योगफल कितना है? 75। तो 75 का तुलना हम 5 से कर सकते हैं। 75 का तुलना 5 से कर सकते हैं। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत पूछा, तो अंतिम 5 संख्याओं का योगफल निकल गया, तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। योगफल कितना है? 3। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये अंतिम 5 संख्याओं का योग निकल जाएगा। ये योग निकल गया, ठीक है। 15 25 यानी 15 45। अब यहाँ से अगर औसत निकाला जाए तो औसत का मान होता है योगफल बटा संख्या। ये 5 संख्या की बात हो रही थी, भाग दे देंगे, 9 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 9 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 3 उठा के देख लो, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 10 प्रश्न हम लोग देखते देखते क्या कर दिए हैं, समाप्त कर। देखिए हम लोग का जो 11 नंबर प्रश्न है आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहली बात तो 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट्स को अलग अलग कीजिएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहां पर पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये 6 हो गया, तो 12 है और भाग है तो यहाँ पर 6 हो गया। फिर से यहाँ पे भाग है तो अभी भाग रहने दो। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 24। ठीक है, ये हो गया 24 और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये गुना होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे गुना है या प्लस है देख लेते हैं जरा सा। तो यहाँ पर आपका भाग है, यहाँ पर आपका भाग का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर आपका भाग का चिन्ह है, तो 24 हो गया, भाग हो गया नीचे, और 8 में से 5 गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 8। तो जरा सा आगे बढ़िएगा, 2/8 यानी 2/8 कीजिएगा, तो यहां से हो जाएगा 1/4, जो आपका ऑप्शन 1 में है, जो आपका ऑप्शन 1 में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न की तरफ। और 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखो ये आपका मासा लसा का प्रश्न आ गया है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का, 2 संख्याओं का अनुपात आपको 3:5 दिया हुआ है, और उनका मासा दिया हुआ यानी कि एचसीएफ दिया हुआ, उनका लासा पूछ रहा है, उनका लासा पूछा है। देखो जब भी प्रश्न आएगा और लासा यानी कैल्शियम की बात होगा ना, तो जो अनुपात आपको दिया रहेगा उसको गुना कर दीजिएगा, उसको गुना कर दीजिएगा, और साथ में जो लासा होगा उसको भी गुना कर दीजिएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 5 30 और 30 तिया 90, 30 तिया 90। यहां से वो ऑप्शन को उठा लो, ऑप्शन 4 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्लियर है? क्या करना है आपको, 2 संख्याओं का अनुपात दिया रहे और मासा दिया रहे। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया रहे और मासा दिया रहे, सभी को आपस में करना है गुना, सभी को आपस में करना है गुना। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 12 नंबर प्रश्न हम लोग का। देखो हमारा 13 नंबर जो प्रश्न है लिखा हुआ है कि एक आयताकार मेज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 209 सेंटीमीटर है तो इस मेज की लंबाई क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आपकी परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है 2 × L + B,
इसका मान आपको 60 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से L प्लस बी आपको निकल जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि ये दो इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये आपको 209 दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लंबाई। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, ऑप्शन से उठा लो या फिर इस LB को तोड़ो, 209 को तोड़ दो यहाँ से, तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 नमा 99। ठीक है, 11 और 19 ये दोनों का गुना कीजिए, 209 हो गया, और ये दोनों का जोड़िएगा तो आपका 30 भी आ जाएगा। ठीक है, यानी 30 भी आ जाएगा। यानी लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो लंबाई कितना हो गया, 19, लंबाई कितना हो गया, 19 हो गया, और चौड़ाई कितना हो गया, 11 हो गया। तो लंबाई पूछ रहा था प्रश्न में, तो कितना हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, आसान था ना, ये छोटी सी था। ठीक है, इसी तरह से चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग का 14 नंबर है। ठीक है, देखो 14 नंबर प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति है जो 12 घंटा में एक यात्रा पूरी करता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगा पूछ रहा है। देखो ये आपका टोटल दूरी है, ये पहला आधा और ये दूसरा आधा है। ये चला 21 का स्पीड से, ये चला है 24 का स्पीड से, और टोटल लग गया 12 घंटा पहुंचने में। ठीक है, टोटल कितना लगा है, 12 घंटा में। तो हम लोग यहाँ रेशियो का यूज करेंगे। दूरी हो गया सेम, दूरी क्या है, सेम है। ये पहला दूरी और ये दूसरा दूरी दोनों सेम है। दूरी जब सेम रहता है तो स्पीड और टाइम आपस में उल्टा होता है, स्पीड और टाइम आपस में उल्टा होता है। यहाँ पे आपको दो स्पीड दिया हुआ है, 21 और 24। टाइम क्या होगा, उलट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 21। ये काटिएगा, 3 × 24 और 3 × 24 हो गया, 3 × 7 21 हो गया। ठीक है, दूरी की बात करें तो दूरी होता है स्पीड गुने टाइम, 21 × 8। आप यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, दोनों का दूरी समान होगा। ठीक है, ये 24 × 7 हो गया, दोनों का दूरी गुना कीजिएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये प्रश्न के अनुसार टोटल 12 घंटा लगता है। प्रश्न के अनुसार टोटल कितना लगता है, 12 घंटा। यहाँ पे देखो 8 7 15, टोटल समय कितना लगा, 8 7 15। तो 12 का तुलना 15 से कीजिएगा, गुना दूरी पूछा है तो 21 × 8 निकालिए, 21 × 8 निकालिएगा। तो ये आपका जो दूरी निकलेगा सिर्फ एक पार्ट का निकलेगा, ये सिर्फ आधा निकलेगा। तो इस तरह से दुगुना करेंगे, आधा आधा, दो और गुना करेंगे 2 से। ठीक है, ये 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 4 = 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 × 8 = 64, 64 × 21/5 करना होगा। ठीक है, अब जरा सा आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 1344 आ गया, बटे में 5 कीजिएगा, 5 से भागा दीजिएगा, 5 एकम 5 हो गया, ये 34 हो गया, 6 मरतबे कट गया, 4 से 44 हो गया, 8 मरतबे काट गया और फिर 5 हो गया, 5 × 8 = 40 हो गया। ठीक है, यानी 168.8 क्या हो गया, 168.8 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया ना। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये यहाँ तक हम लोग का 14 नंबर प्रश्न हो गया। 15 नंबर पर, ठीक है, क्वेश्चन 15 कहता है कि यदि y का x% 100 है, क्या बोला, y का x% आपका 100 है। ठीक, z का y%, z का y% आपको 400 है। ठीक है, तो x और z के बीच अनुपात क्या होगा पूछ रहा है। अब जरा सा देखो यहाँ पर, ये आपका, चलिए यहाँ पर ये प्रतिशत ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये 100 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 से गुना करके इसको 400 हो गया, तो दोनों तरफ 4 से मैं गुना कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 4y x% हो गया, ये 400 हो गया, ये 400 हो गया, तो ये दोनों अब आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 4y(x%) बराबर z × y% लिख सकते हैं। ठीक है, y% से y% कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 4x बराबर z हो गया, और z × 1 लिख सकते हैं। तो x अनुपात z पूछा था, z के साथ जो गुना होगा x पर और x के साथ जो भी गुना होगा y पर, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन 4 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आसान था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। आइए देखो 16 नंबर प्रश्न। ठीक है,
लिखा हुआ है 16 नंबर, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है। निर्माता यानी निर्माण करने वाला एक थोक विक्रेता को 10% के लाभ पे वस्तु बेच देता है। थोक व्यापारी इस वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% के लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने उस वस्तु के लिए इतना रुपया का भुगतान किया है तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान हो गया। मान लो इस तरह का प्रश्न में निर्माता का जो दाम बैठा है x रुपया था और निर्माता ने 10% के लाभ पर बेचा, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो बेचा 110 रुपया में। ठीक है, 110% यानी 110/100 हो गया। ठीक है, अब क्या किया, ये आपका खरीद मूल्य हो गया किसका, व्यापारी का। इसने 12% के लाभ पे बेचा, यानी ये क्रय मूल्य हो गया उसके लिए। अब 12% के लाभ पर बेचेगा तो 112/100 हो गया। अब ये आपका विक्रेता का खरीद मूल्य हो गया, विक्रेता ने 15% के लाभ पर बेचा तो 115/100 कर दीजिएगा। अब ये ग्राहक का क्रय मूल्य हो गया और ग्राहक खरीदा कितना में, 21,252। ठीक है, 21,252 रुपये में। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए जरा सा, शून्य शून्य क्या होगा, कट गया। ये हो गया 23, ये हो गया 20, काट दिया। यहाँ पर 4 से काटा जाए तो 4 से काटेंगे 25 हो गया, ये 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 8 32 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो ये 11 से ये काट दो, 11 एकम 11 हो गया। ठीक है, 11 एकम 11 हो गया, बच गया कितना यहाँ पर 10, 102 हो गया, 11 99 हो गया। ठीक है, 3 5 35, ये कट गया 11 से। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 23 से काटिएगा आपका 84 मरतबे में कट गया। आइए काट दीजिएगा आपका 3 मरतबे में कट गया। ठीक है, तो जो x का मान आएगा 3 गुने यहाँ पर से 10 उठेगा, यहाँ से 25 उठेगा, यहाँ से 20 उठेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, 25 या 75, 75 दूनी 150 हो गया। आइए उसके पीछे 2 शून्य हो गया। ठीक है, इतना रुपया हमारा आंसर हो गया। आपकी ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन 1 देख लेना सही होगा। क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आ रही है। ठीक है, और समझ में आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन इसी तरह का मैथ्स का सोल्यूशन यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए करवाया जा रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है, इन दो संख्याओं का योग कितना होगा पूछ रहा है। बहुत अच्छी बात है, दो संख्या आपको दिया हुआ है 5:8, इनके वर्ग की बात की है। जब भी वर्ग की बात हो, गुणनफल की बात हो, यहाँ पे x लगा देना। अब वर्ग की बात हुआ तो ये 25x² हो जाएगा और ये 64x² हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का योगफल कितना होगा, जोड़ दूं यहाँ से, तो x² हो गया और ये 5 4 9 हो गया और 6 2 8 हो गया। ठीक है, इतना हो गया और इतना का मान प्रश्न में आपको दिया हुआ है 356। तो यहाँ से ये 4 मरतबे कट गया तो x² बराबर 4 हो गया, तो x बराबर हो गया 2, x बराबर 2 निकल गया। इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछा, इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो, 8 5 13, 8 5 13 x हो गया, 8 5 13 x हो गया, तो 13 गुने कितना हुआ x का मान 2, यहाँ से निकल गया 26, यहाँ से निकल गया 26, जो आपका ऑप्शन 2 में है। क्लियर है, आसान है ना। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आपका जीडी में इसी लेवल का मैथ आएगा। ठीक है, अभी मैं जितने भी यहाँ पे प्रश्न करवा रहा हूँ सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15% की दर पर एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, ये आपका ब्याज दिया हुआ है। यदि ब्याज की दर 30% हो जाती है तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा पूछ रहा है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज की दर 30% हो तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा पूछ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो मूलधन तो आपका दोनों का सेम होगा, मूलधन आपका दोनों का सेम होगा, तो ये 15% की दर से 3 वर्ष, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रतिशत हमेशा, दर हमेशा प्रत्येक साल समान होता है। तो 1 साल का 15% है तो 3 साल का हो जाएगा 45%, 3 साल का 45% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ब्याज निकला 45%, जो हमारा ब्याज निकला वो आपका इसके बराबर है। ठीक है,
यानी हम कह सकते हैं 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, तो 1 साल पे ब्याज हमें 15 मिल रहा है, तो 3 साल में 45% ब्याज मिलेगा। प्रतिशत के हिसाब से 45% और प्रश्न के अनुसार 9,000, तो हम कह सकते हैं 9,000 का तुलना 45 से कर सकते हैं डायरेक्ट। अब बोला धन मेरा वही है, ठीक है, तो 30% की दर से 2 वर्ष का ब्याज पर, तो 30% की दर से 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 60%। 1 साल में 30%, तो 2 साल में 60%। डायरेक्ट हम यहाँ पे 60 निकाल देंगे, 60 का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 45 दूनी 90 हो गया, तो 60 दूनी यानी कि 6 दूनी 12 के पीछे 3 शून्य, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये मेरा आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन सी में है। क्लियर है, समझ में आया? बहुत ही आसान था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखो 19 नंबर जो हमारा प्रश्न है, लिखा हुआ है कि 5 सदस्य वाली एक कंपनी है, कंपनी ए की औसत आयु इतना दिया हुआ है, यानी इसमें 5 व्यक्ति है जिनका औसत 44.8 दिया हुआ है, 44.8। और 4 सदस्य वाली एक दूसरा कंपनी बी है जिनका आयु कितना है 48 वर्ष। इसमें 4 सदस्य है जिनका औसत उम्र कितना है 48 है। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। तो कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की आयु से कितना प्रतिशत कम है जो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर योग देखा जाए, क्या देखा जाए, योगफल, तो 44.8 गुने 5 करेंगे, टोटल योगफल निकल जाएगा टोटल कंपनी की कर्मचारी का। और कंपनी बी का देखा जाए तो 48 औसत है, तो योगफल बराबर औसत गुने संख्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 8 5 40 के शून्य हाथ में रहा 4, 5 के 20, 4 24 के 4 हाथ में रहा 2, 5 20, देखो 8 5 40 के 0 हाथ में रहा 4, 5 24, 4 24 के हाथ में 2, 5 20, 2 22। यहाँ से गुना करेंगे 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहा 3, 4 4 16 3, इतना हो गया, ठीक है। तो बोला प्रश्न में क्या, कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितना प्रतिशत कम है। बी का ए से कितना कम है, देखो कितना कम है, कितना कम है देख लो यहाँ पर, 8 इधर हो गया, 24 इधर हो गया, 32 कम है। तो 32 कम है किसकी तुलना में, ए की तुलना में, नीचे आ जाएगा 224 गुने 100%। जिसकी तुलना में बोलेगा उसी को तो नीचे लाना होगा। अब ये काट दो, ठीक है, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, ठीक है, कितना हो गया 6, 8 8 64, ये कट गया 7, ये कट गया 7, यानी 100/7%। ये हमारा आंसर हो गया जो आपका ऑप्शन 3 में है। क्लियर है प्यारे साथ? चलिए 19 नंबर हो गया, आपका लास्ट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए आपका लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, और लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई, 81 सेंटीमीटर लंबाई वाले धातु को एक घनाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो घन बनाएगा, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है, 6a² होता है। और ये आपका घनाभ का आपका लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, ये घनाभ का दिया हुआ है। घनाभ को पिघलाकर, यानी हम कह सकते हैं घनाभ का आयतन और आपका घन का आयतन दोनों आपस में बराबर होगा ना। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, L गुने B गुने H होता है, और इसका कितना होता है AQ होता है, ठीक है। तो आपका 1 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और 81 दिया हुआ है, बराबर AQ लिख सकते हैं। तो A का मान यहाँ से निकल सकता है, A का मान यहाँ से निकल सकता है, 9 गुने 9 गुने 9 लिख सकते हैं, 81 को 9 गुने 9, यहाँ से रूट के अंदर जाएगा क्यूब रूट, तो यहाँ से निकलेगा 9। जब A का मान 9 निकल गया, A का मान जब 9 हमारा निकल गया तो इसका वैल्यू निकालना था, तो 6 गुने A का मान 9, 9 गुने 9 81, तो 81 गुने 6 कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 6 8 6 48। यही तो मेरा आंसर हो गया मीटर स्क्वायर, 486 मीटर स्क्वायर। देख लो ऑप्शन 3 में। क्लियर है? तो प्यारे साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।